औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया था कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके फंक्शनल डेरिवेटिव्स। उसमें फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी और प्रिपरेशन वगैरह को डिस्कस किया था। फिर हमने कहा था कि कुछ इसके ये तीन किस्म के रिएक्शन देते हैं। एक वो जिसमें इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है, जिससे फिर हाइड्रोजन बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज होती है और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं और हाइड्रोजन के बजाय कोई और एलिमेंट आ जाता है। फिर हमने पढ़ा था दूसरे किस्म के वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा यानी जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज होती है, वो वाला रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। अब इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होकर क्लोरीन आ गया, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होकर उसकी जगह एक एसाइल आ गया, COO ग्रुप आके जुड़ गया और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर से पूरा हट गया और COO आके जुड़ गया और ये एक एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। फिर एक RCOO कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी यही रिएक्शन हुआ है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरे का पूरा इन्वॉल्व हुआ है, वो वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज हुई है और ये एक एस्टर बन गया। अब हम पढ़ने लगे इसके तीसरे किस्म के, इसमें पहले मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं एसिड कैटालाइज स्टेरिफिकेशन का। ये एसिड कैटालाइज कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट के तौर पर जो है वो एसिड होगा, क्योंकि कुछ जैसे कि हमने एल्डिहाइड और कीटोन में भी पढ़ा था कि कुछ एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन होता है, कुछ बेस कैटालाइज रिएक्शन होता है और कुछ एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है, जिसमें एसिड कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट मौजूद हो वो एसिड कैटालाइज होता है और जिसमें बेस कैटलिस्ट के तौर पर मौजूद हो यानी जो इसकी स्टार्टिंग बेस की वजह से हो रही हो तो वो फिर जो होता है बेस कैटालाइज रिएक्शन होता है। अब इसमें ये जो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है, क्योंकि ये एसिड कैटालाइस्ट की मौजूदगी में ये वाला रिएक्शन होता है। ये वाला रिएक्शन ऊपर से रेज करने का स्टेरिफिकेशन देखिए। अब ये एसिड कैटालाइज है, पहले ये होता है कि CH3COOH, ये एक एसिड है यानी ये वाला जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं एसिटिक एसिड और अल्कोहल। सारों से पहले हाइड्रोजन ये इसकी एसिड कैटालाइज जो एसिड कैटालाइज है तो उस वजह से जो एसिड होगा वो H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसकी मौजूदगी में हो रहा है। तो ये अब ऑक्सीजन के जब ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए होते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ये अपने लोन पेयर के थ्रू हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये एक ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा CH3COO और O के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने डेफिशिएंसी क्रिएट होगी क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर यूज किया। इधर अब ये ऑक्सोनियम आयन बन गया, एक लोन पेयर अभी भी मौजूद है क्योंकि ऑक्सीजन ने जब 2 बॉन्ड बनाए होते हैं तो 2 लोन पेयर होते हैं, जब 3 बॉन्ड बनाए हैं तो एक लोन पेयर अभी मौजूद है और डेफिशिएंसी क्रिएट होगी क्योंकि उसने अपना लोन पेयर यूज किया। अब उसके बाद क्या होता है, एक और अल्कोहल आता है और ये अब जहाँ तक बात है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बोनिल जो होता है ये पोलर होता है, पोलर के तौर पर एक्ट करता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसे अपनी तरफ खींचेगा और कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। अब एक और जो अल्कोहल है CH3CH2OH जिसे इथेनॉल कह देते हैं, इथेनॉल OH। अब इसमें ये जो इथेनॉल है इसके ऑक्सीजन के ऊपर अब 2 लोन पेयर हैं क्योंकि एक साइड से कार्बन जुड़ा हुआ है एक साइड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल एज ए बेस न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो इधर से डबल बॉन्ड शिफ्ट होके प्लस की तरफ चला जाएगा क्योंकि जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जब किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस का चार्ज क्रिएट हो जाए तो वो फौरन उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर से हट के ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, इधर से फिर CH3C और H आ जाएगा और इधर एक OH ऑलरेडी मौजूद है और इधर एक इथेनॉल और O और H आके जुड़ जाएगा। O क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज किया, अब ऑक्सीजन के ऊपर फिर प्लस का चार्ज आ जाएगा और इधर से इथेनॉल। अब जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा फिर कोई बेस आएगी, अब कोई बेस आएगी और ऑक्सीजन वही बात दोबारा कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर फिर एक प्लस का चार्ज क्रिएट होगा तो ये जल्दी जल्दी चाहेगा कि इसे खत्म करे। ये हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़े। अब एक और बेस आएगी कोई भी, और क्योंकि बेस वो होती है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है, हाइड्रोजन को हटा देती है, वो हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगी, ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। इधर से फिर CH3 और C इस इधर भी OH है, इस जगह पर भी OH है और इधर एक O और एक ET आ गया और बेस हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगी। अब एक ही कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन इकट्ठे आ जाए तो वो वाटर बन के रिप्लेस हो जाते हैं। तो अब इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपने साथ मिला, ऑक्सीजन की फिर एक प्रोटोनेशन होगी, ऑक्सीजन
अपने साथ हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगी और वाटर बन के ये रिप्लेस हो जाएगा। होगा यूँ कि अब इधर जो H पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं, ऑक्सीजन के पास इधर दो लोन पेयर हैं, ये हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाएगी और CH3 COH और इधर OH2 हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज क्रिएट हो जाएगा और OET और जो वाटर होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा एक लिविंग ग्रुप है, तो इधर से वाटर जो होगा वो लीव कर जाएगा। लेकिन उससे पहले ये होगा कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये वाटर किस तरह लीव करेगा। पहले ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये इधर शिफ्ट होगा, फिर ये वाटर रिप्लेस हो जाएगा, वाटर लीव कर जाएगा क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है OH वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए वो लीव नहीं करती, क्योंकि सारे से पहले वो एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होती है। OH जो है ये वाटर में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन इधर से पहले अपना लोन पेयर इधर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए हुए, तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, जिनमें से एक लोन पेयर ऑक्सीजन अपना यूज करके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और उधर से वाटर लीव कर जाएगा। अब क्या होगा कि CH3 COOH और इस साइड पे OET। अब ये इसमें से जारी बात है, कोई भी बेस आएगी वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, या कोई भी वाटर आएगा वो रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा, या वाटर या कोई भी बेस वो इसमें हाइड्रोजन को ले जाएगी, डबल बॉन्ड शिफ्ट ये वाला सिंगल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा और ऑक्सीजन का प्लस जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, CH3 COOH और ये एक एस्टर बन जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का, जिसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके और एस्टर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑक्सीजन सारे एसिड कैटेलाइज है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यूज करके हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा। फिर जो एथेनॉल है वो क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन चुका है, एथेनॉल आएगा वो कार्बन के ऊपर अटैक करके डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, इसका प्लस का चार्ज खत्म हो जाएगा। अब एक OH तो ऑलरेडी मौजूद था, अब ये वाला एक OH बन गए और एक ये एथेनॉल जो ऑक्सीजन जो था वो कार्बन के ऊपर उसने अटैक किया था, इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा और एक ऑक्सीजन के साथ एक साइड पे एथाइल ग्रुप मौजूद है और एक साइड पे हाइड्रोजन मौजूद है, वो लगे रहेंगे। फिर क्योंकि मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर जब प्लस का चार्ज आ जाए तो वो अनस्टेबल होता है, तो बेस फौरन हाइड्रोजन को अटैक मारेगी और डबल सिंगल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, उसका प्लस का चार्ज खत्म हो जाएगा। अब ऑक्सीजन क्योंकि हमने बनाना है, आपने प्रोडक्ट को ध्यान में रखना, प्रोडक्ट में हमने एस्टर बनाना है, क्योंकि अब इसमें रिएक्शन तो और भी कई जगह हो सकते हैं, प्रोडक्ट कई ये भी बन सकता है और भी बन सकता है, लेकिन हमने ये ध्यान में रखना कि हमने बनाना एस्टर है। एस्टर बनाने के लिए फिर इसलिए हमने इसे एस्टर बनाना है, तो ऑक्सीजन एक कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं तो वो वाटर बन के लीव कर जाते हैं और कार्बन का डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो आम ये बन गए एस्टर क्रिएट हो गए। अब हम पढ़ने लगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स में ये है कि जिसमें इसमें भी वही चीज़, क्योंकि हम अभी फिलहाल ये पढ़ रहे थे रिएक्शन, ये वो वाला रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की इधर से क्लीवेज हो रही है, फिलहाल वो वाला पढ़ना है। चौथा रिएक्शन इसका हुआ है रिएक्शन विद अमाइड्स, रिएक्शन विद अमोनिया और प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स, यानी एसिटिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ बॉन्ड हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। अब नाइट्रोजन के ने जब आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो 5वें ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसमें से 3 अनपेयर होते हैं, तो ये 3 बॉन्ड बना लेते हैं, तो एक जो अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसे लोन पेयर कहा जाता है, इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है। अच्छा, और इसमें जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो CH3 COO और एक और NH4 बन जाता है, NH4, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन यानी हाइड्रोजन के साथ बन जाता है। अब ये वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ आ जाता है और ये एक अमाइड बन जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये वाला इधर से टूट जाता है और CH3 NH2 COOH2 और वाटर के अंदर रिप्लेस हो जाता है। ये तो 2 ऑक्सीजन थे, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 हाइड्रोजन थे, इधर भी 4 हाइड्रोजन है। अब इसमें से एक वाटर निकाल दो, इसका मतलब है पीछे इधर से CH3 COO और NH2 बन जाएगा। ये इसमें से एक वाटर अगर निकाल दो तो इसको कहा जाता है अमाइड्स, CH3 COO NH2 यानी RCOONH2, इसको अमाइड कहा जाता है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करें, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया के साथ, तो एक अमाइड बन जाता है, यानी अमाइड की प्रिपरेशन हो जाती है। तो इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट है, यानी ये साफ नजर आ रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर से रिप्लेस हुआ, इस जगह पर
NH2 आ गया, यानी CH3COO हाइड्रोक्सिल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज हुई है। देखा जाए तो CH3COO और O और H इधर से बॉन्ड टूट के और इसकी जगह एक NH2 आके जुड़ गया। तो ये वाले वो वाले रिएक्शन थे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट थी। अब हम पढ़ने लगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें COOH पूरे का पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाए या उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, वो रिएक्शन में हिस्सा ले। जैसे कि रिडक्शन टू अल्कोहल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा हिस्सा ले रहा होता है किसी रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से, जैसे कि CH3COO और OH। अब इसकी अगर हम रिडक्शन करें तो एक रिड्यूसिंग एजेंट हमें चाहिए होता है लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। अब इसके पास एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है और ये क्या करेगा, दूसरों के अंदर हाइड्रोजन ऐड, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन ऐड करवा देगा। जाहिर बात है जो दूसरों के अंदर हाइड्रोजन ऐड करवाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो इसको रिड्यूस कर देगा और जो दूसरों को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसलिए लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरों को रिड्यूस कर देता है। और उसके बाद ये जब इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करवाएगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर CH3CH2O और H के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2OH, यानी एसिटिक एसिड इथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। एसिटिक एसिड इथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, यानी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन भी कह सकते हैं, यानी एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अब देखा जाए तो इसमें अब ये पूरे का पूरा बॉन्ड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन में, इस पूरे बॉन्ड है। इसलिए ये जो थर्ड टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जिसमें पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड हिस्सा लेता है वो इसमें आ जाता है CH2OH। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड लेस रिएक्टिव होते हैं टू रिडक्शन ऑफ हाइड्राइड्स एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। जारी बात है एल्डिहाइड और कीटोन यानी वो जो चार है वो आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से नहीं होते। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल वही चीज जो हमने पहले पढ़ा था कि वो वाला कार्बन वो वाला OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर वो सिर्फ एक कार्बन के साथ तो अटैच हो जुड़ा हुआ तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। लेकिन वही OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है अगर वो फर्दर दो कार्बन के साथ जुड़ा है उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो अगर आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा है 1 2 3 तो फिर उसे टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। तो अब वो ये कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड की अब डीकार्बोक्सिलेशन होती है। अब वो कह रहे हैं कि कार्बन इसका जो दूसरे किस्म के रिएक्शन है वो उसकी होती है डीकार्बोक्सिलेशन, जैसे कि CH3COO और H, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है और ये एक अल्केन में अंदर कन्वर्ट हो जाती है और COO2 ये बन जाता है। RH अल्केन एक बन जाती है और यानी एसिटिक एसिड से एक मीथेन बन गया और इसे चेन शॉर्टन रिएक्शन भी कहा जाता है। चेन शॉर्टन रिएक्शन क्योंकि इसमें क्या होगा, चेन शॉर्ट होगी। पहले 2 कार्बन वाला पेरेंट कंपाउंड जो था वो उसमें 2 कार्बन मौजूद थे और प्रोडक्ट में हमें एक और एक करके मिला है तो लहदा बॉन्ड बन गया, चेन शॉर्ट होगी, चेन टूट गई, चेन ब्रेक होगी। अब उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है और ये एक अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इस था एसिटिक एसिड मीथेन के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, इसका कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, उसके बाद कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड विद द कार्बोनिल ग्रुप एट पोजीशन नंबर 3 रेडीली अंडरगो थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन। मेलोनिक एसिड, अब मेलोनिक एसिड और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जिसमें एक CH2 दरमियान में आ रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये CH2 ये फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एक CH2 आ रहा है उससे हमने कल पढ़ा था कि उसे मेलोनिक एसिड कहा जाता है। मेलोनिक एसिड MELONIC मेलोनिक एसिड। और जिसमें 2 CH2 हो से फिर सक्सिनिक एसिड कहा जाता है, जिसमें 3 हो उसे ग्लूटारिक एसिड कहा जाता है, जिसमें 4 CH2 हो दरमियान में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान में तो उसे एडिपिक एसिड कहा जाता है, और जिसके दरमियान CH2 ना हो उसे ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है। तो ये बर्फ उसमें अब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन किस तरह होती है कि रिमेंबर इसका जो मैकेनिज्म है, सारे से पहले ये होता है कि इसी को अगर खोल कर लिखें CH2 को, ऑक्सीजन का अब इधर एक लोन पेयर है
CH2, अगर इसी को हम खोल कर लिख दें OH C डबल O CH2C डबल O और OH, इसको लिखना इस तरह इसलिए से लिखा ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये CH2 है, एक साइड पे तो उन्होंने COOH एज इट इज लिखा है, दूसरी साइड पे COO को उन्होंने इस साइड पे लिखा है और OH को इस साइड पे कर दिया ताकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वो बॉन्डिंग को शो कर सके। तो इसमें होता है ये, क्योंकि हमने पहले भी डेमराइजेशन में भी ये बात पढ़ी थी कि इस तरीके से वो एग्जिस्ट करती है। पर ये ऑक्सीजन अब होता यूं है कि ऑक्सीजन का ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ, और जारी बात है हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। जब इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा तो ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट के इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो अब जारी बात है कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन भी 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है। तो जब इधर से अगर इधर पहले इसके बाद 1 2 3 4 बॉन्ड है, जब ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आएगा तो उस हिसाब से तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। फिर जारी बात है ये वाला तोड़ना पड़ेगा, फिर इधर से एक फिर टूटेगा और ये इधर आके जुड़ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि इस कार्बन का ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये वाली हट जाएगी, इसे डीकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म पढ़ना है बेसिकली, जिसमें हमने ये वाली चीज पढ़ी है। इसमें क्या हुआ है कि अब OH ये वाला एज इट इज मौजूद है, आगे ये वाला C एज इट इज मौजूद है, इधर से एक O और H का बॉन्ड बन गया और इधर से CH2 का बॉन्ड बन गया, प्लस ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है, C कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन चुके हैं और एक OH और OH बन चुकी है। एक कार्बन के ऊपर 2 OH इकट्ठे आ गए तो वही बात जारी बात है, एक हाइड्रोजन कोई भी बेस आएगी वो इसको रिप्लेस कर देगी, कोई भी बेस आएगी इससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी इधर से, तो फिर पीछे C डबल बॉन्ड विद O और OH सिंगल बॉन्ड विद CH2 CH3। इसमें हुआ असल में ये टॉटोमेरिज्म हुई है, जिसमें से ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है ये, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है। इसको अगर इसका भी मैकेनिज्म लिखें तो इससे टॉटोमेरिज्म वगैरह कहा जाता है, जिसमें एक हाइड्रोजन दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए। तो इसमें हुए यूं है कि इधर भी OH मौजूद था, इस जगह पर भी एक OH मौजूद था और इधर CH2 था। होता यूं है भाई, इस ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट करता है, तो अब ये वाला बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा। जब इधर जाएगा तो इस साइड पे OH कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, इधर CH2 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये वाला क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है, फिर ये वाला इसको अपने साथ मिला लेगा तो OH COO CH3 ये बन जाता है। तो ये इस तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होती है। तो ये उसका मैकेनिज्म है। अब तीसरा आ जाता है समरी ऑफ द रिएक्शंस दैट इंटर कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड इंटर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब उन्होंने बताया कि RCOCl जो होता है इसे एसाइल हैलाइड कहा जाता है, RCOOCOR एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, इसी तरीके से RCOO मुख्तलिफ यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड मेन अगर है वो एज इट इज अगर इधर लिखा है, अब एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी तरीके से CH3 COOR ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, एस्टर कहा जाता है। इसी तरीके से RCOOCOR ये भी एसिटिक एनहाइड्राइड है, जिसे एसिड एनहाइड्राइड ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। इसी तरीके से RCOONH2O ये अमाइड इसे कहा जाता है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। इसी तरीके से RCONR2 अब इसकी जगह H की जगह R अल्काइल ग्रुप्स भी जोड़ सकते हैं, तो फिर वो स्कैंडियमीन और टचलीमीन वगैरह बन जाएंगे, लेकिन ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। इसी तरीके से एसाइल हैलाइड जो होता है RCOOCl ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। उसके बाद कहा जाता है कि ईच कंटेन कार्बन, सारों में कार्बोनल ग्रुप मौजूद है विद हेटेरोएटम अटैच। अब वो कह रहे हैं इन सारों में एक चीज कॉमन है कि सारों के साथ RCOO मौजूद है, RCOO मौजूद है। फर्क सिर्फ इस साइड पे है, यानी एक साइड पे
ये COOH क्लोरीन है, एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक साइड पे OR मौजूद है, एक साइड पे RCO मौजूद है, एक साइड पे NH2, यानी कार्बन के साथ एक कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है और उसके साथ फिर एक कार्बन के साथ एक हेटेरो ग्रुप अटैच है, यानी अदर हेटेरो ग्रुप कहा जाता है अदर देन कार्बन, जैसे कि हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हमने ये बात पढ़ी थी, जैसे कि बेंजीन और हेट्रोमाइड्स वगैरह होते हैं, जैसे ये बेंजीन है। अब इसमें सारे के सारे कार्बन मौजूद हैं, लेकिन इसी तरीके से अगर एक इधर N आ जाए, एक हेट्रोसाइक्लिक कार्बन के अलावा एलिमेंट आगे से पिरिडीन कह देंगे, इसी तरीके से 5 कार्बन वाला उसे पायरोल कह देंगे, इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन हो इधर दरमियान में उसे फ्यूरान कह देंगे, फ्यूरान, इसी तरीके से S हो जाए उसे थायोफीन कह देंगे। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ, तो ये हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री वगैरह के अंदर डिस्कस की जाती है। ये हेट्रोसाइकिल है, यानी साइकिल है और कार्बन की जगह एक हेट्रो एलिमेंट कोई भी मौजूद है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो वो कह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ रिएक्शन हैं, दैट इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश, ये इस तरीके से जो रिएक्शन होते हैं ये फिर ये जो हेट्रो एटम्स की वजह से ये एल्डिहाइड और कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करते हैं। दे कैन ऑल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, दे ऑल कन्वर्ट बैक टू द पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अगर इन सारों की अगर हाइड्रोलिसिस की जाए, वो ये कह रहे हैं क्योंकि इन सारों का जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके जो पेरेंट एलिमेंट है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि एस्टर हो गया, एसिड एनालाइड हो गया, अमाइड हो गया, वो कह रहे हैं अगर इन सारों की अगर हाइड्रोलिसिस की जाए तो वो दोबारा बैक कन्वर्ट होकर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ये सारे के सारे। तो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एसाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी जो है वो सारों से ज़्यादा है एनहाइड्राइड, यानी सारों से ज़्यादा अगर इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर पड़ा जाए तो वो कह रहे हैं एसाइल क्लोराइड जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, फिर उसके बाद एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है, फिर उसके बाद एस्टर उसके बाद रिएक्ट करता है, यानी रिएक्टिविटी इस हिसाब से, यानी सारों से ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी है, उससे कम इसकी है, उससे कम एस्टर की है, और उससे एस्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये दोनों बराबर ही है, तीन है। उसके बाद इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो अमाइड से ज़्यादा होती है, अमाइड से ज़्यादा इनकी रिएक्टिविटी होती है। अब एसाइल क्लोराइड जो है ये क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि क्लोरीन जो है ये गुड लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये जल्दी लीव कर जाता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद RCOO, ये एसीटेट आइन भी एक जब इधर से लीव करता है तो RCOO नेगेटिव एसीटेट आइन बन जाता है, और वो भी एक स्टेबल होता है, यानी स्टेबल होने की वजह से वो भी ज़्यादा अलग जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि ये इधर से जब टूटेगा तो वो एक स्टेबल कॉन्जुगेट बेस क्रिएट होगी, जिसकी वजह से वो ये जल्दी लीव कर जाता है, तो उसकी रिएक्टिविटी इस वजह से इससे कम है। ये तो बहुत जल्दी लीव कर जाता है क्लोरीन, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम लीव करता है और ये उससे कम रिएक्टिव है। फिर जो एसाइल होता है और हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों इसीलिए आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये सारी बात है, हाइड्रोक्साइड जो है ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, ये जब इसने लीव करना होगा तो ये OH पहले वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, इसकी हाइड्रोक्साइड की प्रोटोनेशन करवाई जाएगी, हाइड्रोक्साइड पहले वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर वो लीव करेगा। तो और इसी तरीके से अल्कोक्साइड जो है OR, ये भी इतनी अच्छी लिविंग ग्रुप नहीं है कि वो भी CO हाइड्रोक्साइड के लेवल की है। इसी तरीके से उसके बाद जो होता है NH2, ये जो होता है अमाइड जो होता है उसकी रिएक्टिविटी फिर सारों से कम है इनके डेरिवेटिव में। ये उन्होंने रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आर हाउ, यानी सारों से बेहतर चीज़ हम चाहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के बारे में समझें। हाउ टू प्रिपेयर द डेरिवेटिव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड रिसर्च, कार्बोक्सिलिक एसिड के से इनके डेरिवेटिव्स किस तरह बनाएं। जैसे कि ये हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से जो एस्टर है जो इसी का डेरिवेटिव वो किस तरह बनता है, इसे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अल्कोहल की एडिशन कर दो, अल्कोहल का रिएक्शन करवाओ कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो एस्टर और वाटर बन जाता है। इसी तरीके से द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस से इनकी जो डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आगे आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस। तो सारों से पहले एसाइल हैलाइड्स के रिएक्शन को देखते हैं। एसाइल हैलाइड
जो है वो ये वाला है, जो पहला ग्रुप है एसाइल हैलाइड RCOCl, RCOOCl, इसको कहा जाता है एसाइल हैलाइड। RCO जो है ये एक एसाइल ग्रुप है और ये क्लोरीन जो है ये एसाइल क्लोराइड कहा जाता है। और ये जो अब अगर इस जगह पे एक कार्बन हो तो इथाइल, अब वो एसाइल क्लोराइड यानी RCO बार एसाइल को कहा जाता है। और ये आगे क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो तो हैलाइड कह देते हैं उसको। इसी तरीके से अगर क्लोरीन हो तो एसाइल क्लोराइड, अगर फ्लोरीन हो तो एसाइल फ्लोराइड, अगर ब्रोमीन हो तो एसाइल ब्रोमाइड। लेकिन आम तौर पे जब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को इकट्ठा बात की जाए तो फिर एसाइल हैलाइड कह देते हैं। इसका रिएक्शन पढ़ने लगे, इसका जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, लेकिन साथ में एक पिरिडीन भी मौजूद है, इसको पिरिडीन कहते हैं। बेंजीन में जब एक हाइड्रोसाइकिल आ जाए ये पिरिडीन, ये ऐसा बेस के तौर पर शायद यूज हुआ हो क्योंकि नाइट्रोजन के पास इधर एक लोन पेयर होता है, तो उसके बाद ये बंद किया जाता है एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है RCOO और OCOOR। अब क्या हुआ कि इधर से COOR आ गया, इधर से HCl रिप्लेस हो गया, HCl अलग हो गया और ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, एसाइल हैलाइड एसिड एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसी तरीके से एसाइल क्लोराइड का RCOOCl, इसका रिएक्शन करवाया जाए फिर अल्कोहल के साथ और पिरिडीन की मौजूदगी में, तो क्या होता है कि वही चीज होगी RCOOR एक एस्टर बन जाएगा, HCl फिर रिप्लेस हो जाएगा इधर से, जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में हुआ RCOO और OR, ये एक एस्टर बन गया। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाने पर एस्टर बना था लेकिन साथ वाटर एक बन गया था, लेकिन इधर एक एस्टर बना लेकिन साथ एक HCl बन जाएगा, इधर भी एक साथ HCl बन जाता है, इधर भी एक साथ HCl बन जाता है। ये बात हमने वैसे भी पढ़ी थी कि एसिड कैटलिस्ट होता है, जो ऐड करें तो एंड में हमें दोबारा मिल जाता है, कैटलिस्ट होता है जब हम डालते हैं और प्रोडक्ट में हमें दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं कैटलिस्ट, तो वो हो सकता है शायद वही HCl दोबारा एक किस्म का रीजनरेट हो जिसने H पॉजिटिव आयंस वगैरह प्रोवाइड किए हो। भारत उसके बाद आगे आ जाते हैं एसाइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस। एसाइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि जो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनकी जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो दोबारा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। इसी को अगर खोल के लिखें तो दोबारा में कार्बोक्सिलिक RCOO और OH और इसमें से एक HCl रिप्लेस हो जाता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बन गया। इसी तरीके से एक और इसी का रिएक्शन है एसाइल क्लोराइड का RCOOCl, एसाइल हैलाइड का R2NH के साथ रिएक्शन करवाया जाए R2NH, ये एक बेस है RCOO और NR2, फिर इसमें भी दोबारा फिर वही हुआ कि HCl रिप्लेस हो गया, इसमें भी ये हुआ था HCl रिप्लेस हो गया और इसमें भी RCOO NR2 एक अमाइड बन जाएगी और एक HCl जनरेट हो जाएगा। इन सारों में एक चीज कॉमन है कि प्रोडक्ट में HCl मिल जाए। दूसरी चीज इन सारों में कॉमन है कि कार्बन और हेटेरोसाइकिल की बॉन्ड की क्लीवेज हुई है, कार्बन और Cl की बॉन्ड की क्लीवेज, कार्बन और Cl की बॉन्ड की क्लीवेज, क्योंकि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। जारी बात है इधर से ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज किया, उसने कार्बन के ऊपर अटैक मारा, क्लोरीन लीव कर गई। इसमें से भी यही हुआ, ऑक्सीजन ने कार्बन के ऊपर अटैक मारा, OR ग्रुप जुड़ गया, क्लोरीन इधर से लीव कर गया। इधर से भी ये हुआ, ऑक्सीजन ने कार्बन के ऊपर अटैक मारा, क्लोरीन लीव कर गया। इसमें से भी ये हुआ, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर यूज कर कार्बन के ऊपर अटैक मारा, क्लोरीन लीव कर गया, NR2 जुड़ गया, HCl निकल गया। इस सारे में इनके रिएक्शन वगैरह आसान है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। ये वैसे बेंजीन के रिएक्शंस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे जिसमें फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन वगैरह को डिस्कस किया जाता है। जैसे कि बेंजीन के साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप ज्वाइन करवाना हो तो फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। और फिर मतलब जैसे कि अब एसाइलेशन है, तो एसाइलेशन में ये होता है कि ये बेंजीन है और इसके साथ कोई भी चीज ऐड करके एसाइल ग्रुप लगाना है, इसको कहा जाता है COOR। ये एक एसाइल ग्रुप इसके साथ आगे जोड़ के, तो ये इसके लिए कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है, तो वही चीज बताइए RCOOCl एसाइल हैलाइड। इसका इसके साथ रिएक्शन कराया है तो कैटलिस्ट के तौर पर अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, अल्युमिनियम AlCl3। ये अल्युमिनियम आप लोगों को पता है कि अल्युमिनियम का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1।
13 बार साइल क्लोराइड। ये ट्रांजिशन मेटल वगैरह जो होते हैं वो तो 3D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी के ऊपर खत्म हो रही होती है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और उनको ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह भी कहा जाता है। वो भी अक्सर जो होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, जिंक वगैरह वो जो होते हैं वो भी एज ए कैटलिस्ट के तौर पर काफ़ी जगह पर इस्तेमाल होते हैं। इधर बार अल्मीनियम ट्राइक्लोराइड ये इस्तेमाल हुए एज ए कैटलिस्ट के तौर पर। तो इसके अच्छा ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हुए जो कि बोरान के नीचे आते हैं, जैसे हमने थर्ड ग्रुप पढ़ा था बल जयंती, बोरान के नीचे आता है जैसे एच और इधर से नियम हाली ने की रब से फरियाद भी मग का सर बाड़ा, फिर बल जयंती। अल्मीनियम का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो 13 होता है, क्योंकि मैग्नीशियम का 12 है और उससे आगे एक अल्मीनियम 13 आ रहा है। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो ये इसमें से अगर ग्रुप और पीरियड वगैरह निकालने हो तो इसका ये वाली जो चीज़ होती है इससे पीरियड निकाला जाता है। इसका तीसरा पीरियड है और 2+1 जो होता है इससे ग्रुप निकाले जाते हैं जो ऊपर होता है। तो इसका तीसरा ग्रुप है और तीसरा ही पीरियड है बल जयंती, यानी मैग्नीशियम के बाद में आता है और बोरान के नीचे आता है। और ये अल्मीनियम ट्राइक्लोराइड के आखिरी शेल में क्लोरीन को अल्मीनियम को के आखिरी शेल में अब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल अगर ड्रॉ किया जाए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, इस ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिल जाएगा। इसी तरीके से एक क्लोरीन के इधर आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। फिर ये एक आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा AlCl3। अल्मीनियम के ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर -1, इस क्लोरीन के ऊपर भी -1, इस क्लोरीन के ऊपर भी -1, यानी क्योंकि 3 क्लोरीन है AlCl3 अल्मीनियम के ऊपर +3 का चार्ज और क्लोरीन के ऊपर -3 का चार्ज, क्योंकि ये 3 मौजूद है। तो AlCl3 आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड में ये होता है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपस में जाए तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं और जो ओवरऑल जो चार्ज होता है वो दोनों का कांस्टेंट रहता है, क्योंकि AlCl3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर +3 का चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -3 का चार्ज है, क्योंकि 3 क्लोरीन है। तो जितना प्लस का चार्ज होता है उतना ही माइनस का चार्ज होता है, तो ओवरऑल फिर न्यूट्रल रहते हैं। ये आयोनिक बॉन्डिंग वगैरह में थी। अच्छा ये फ्राइडल क्राफ्ट एसोलेशन होती है और ये बेंजीन एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये कार्बन के ऊपर अटैक मारेगा, इधर से क्लोरीन इधर से लीव कर देगा, ये एज इट इज इसके साथ जुड़ा है। तो इस तरीके से एक तो ये हो गया। उसके बाद आगे आ जाता है रिएक्शन ऑफ एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स के रिएक्शन 3 उन्होंने दिए हैं, उसमें भी यही है जैसे हमने अभी पहले पढ़े कि RCOO और COOR, ये एसिड एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन अल्कोहल से करवाया जाए तो क्या होता है, इससे भी एस्टर बनता है। जैसे हम अभी हमने पहले पढ़ा था एसाइल हैलाइड का, उसका भी अल्कोहल से रिएक्शन कराओ तो एस्टर बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अल्कोहल से रिएक्शन कराओ तो एस्टर बनता है, और इसका भी एसिड एनहाइड्राइड का भी रिएक्शन कराओ तो एस्टर बनता है RCOOR। और एक OR हो जाएगा, बाकी RCOOH। एक तो ये बन गया RCOOR और एक बन जाएगा RCOO। इधर से अगर हम हटा लेते हैं एक तो ये एस्टर बन जाएगा RCOOR, ये आगे जुड़ गया। एक RCOOH, एक इसमें से साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। पर असल चीज जो है वो एस्टर यानी बन रही है। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड का कोई रिएक्शन उन्होंने बताया RCOOR। इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करो तो वही बात हमने अभी थोड़ी देर पहले बार बार पढ़ी कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव वाटर के साथ रिएक्शन करें या हाइड्रोलिसिस, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव है उनकी जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होते हैं। इधर भी वही चीज है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस की है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हुए हैं, तो RCOOH ये, और इधर इस साइड से भी RCOOH, इधर से भी RCOOH, यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हुए। फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाए RCOO
आर, ये एक एसिड एनहाइड्राइड है, इसका R2NH बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, R2NH बेस के साथ, और इसमें से भी फिर अमाइड जन बन गए RCOO ONR2 RCONR2 प्लस RCOOH, यानी एक अमाइड बन गया एनहाइड्राइड था, इसका RNR2H के साथ रिएक्शन हुआ। नाइट्रोजन ने जारी बात है अपने लोन पे यूज करके इस कार्बन के ऊपर अटैक मारा होगा, और ये इसको अगर खोल कर लिखें तो RCOOR और R2NH, नाइट्रोजन के पास एक लोन पे उसने इस कार्बन के ऊपर अटैक मारा होगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूट के इधर चला गया होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया होगा, और ये एक एसीटेट है इधर से लीव कर गया होगा, और RCOO इसके साथ NR2 और H आया होगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज आया होगा, और ये COO और O नेगेटिव आ गया होगा, ये एक एसीटेट आयन बन गया होगा। अब नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, वो और के इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज इस वजह से क्योंकि उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए, अपना लोन पर यूज किया तो उसके ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, तो ऑक्सीजन अब इधर से हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट कर नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा, और ये RCOONR2 हो जाएगा, ये माइड बन जाएगा, और इस साइड से RCOOH बन जाएगा, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका मैकेनिज्म था। उसके बाद आगे आ जाते हैं एसिड एंड हाइड्राइड जो होते हैं, उनके बारे में बातें बता रहे हैं कि ये जो होते हैं सेकंड मोस्ट रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, एंड कैन बी सी देयरफॉर रेडिली कन्वर्टेड टू अदर लेस रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। A base is often added to neutralize the carboxylic acid byproduct that is formed। अब इन्होंने एस्टर्स के रिएक्शन बताए हैं, एस्टर के रिएक्शंस कुछ उन्होंने बताए हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। एक तो ये कि एस्टर की RCOOR, ये एस्टर है, इसकी हाइड्रोलिसिस करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, RCOOH प्लस अल्कोहल बन जाता है। ये हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में बात पर पढ़ी थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो एक एस्टर और एक वाटर बन जाता है, इस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कर रहा है, और यही उसका रिवर्स है, यानी एस्टर की जब हाइड्रोलिसिस की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल बन जाते हैं, एक तो उसका ये रिएक्शन होगा। दूसरा, एस्टर के अंदर अगर अल्कोहल की एडिशन की जाए RCOOR प्लस ROH तो क्या बनता है, एक तो बन जाता है एस्टर बन जाता है, दोबारा RCOOR, क्योंकि इस साइड से भी जरी बात है OR आएगा तो इधर से भी जब ऑक्सीजन अपने लोन पे यूज करेगा तो हिसाब वही है, इससे OR निकलेगा, दोबारा एस्टर और अल्कोहल ही बनेगा, एस्टर और अल्कोहल ही बनेगा दोबारा। तो ये वाला जो ROH फर्क करो, इधर अगर से 2 डाइशन डाल दें तो इसका मतलब है ये एस्टर में जो अब नया है ये OR ये वाला है अल्काइल ग्रुप, यानी ये एसिटोपिक लेबलिंग में ये बात पड़ी जाती है। फर्ज करें कि अब ये भी OR है और ये ROH हमने डाला है तो नया दोबारा एस्टर और ROH अल्कोहल ही बने, तो हमें ये किस तरह पता चलेगा कि ये R जो नया जो है ये एस्टर का जो ऑलरेडी वाला था वही R है या अल्कोहल वाला R है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म ये बात डिस्कस की जाती है। एक कार्बन को वो जैसे आम कार्बन जो होता है वो एक कार्बन 12 होता है, तो दूसरा कार्बन 13 कार्बन 14, वो कोई कार्बन 13 या कार्बन 14 वाला एक आइसोटोप यूज कर लेंगे और वो एक जगह कार्बन के ऊपर लगा देंगे, तो फिर इस हिसाब से पता चल जाएगा कि ये फर्ज करें अगर मैं इसी को अगर खोल कर लिखूं, अगर ये वाला मैं इरेज कर दूं, इससे आइसोटोपिक लेबलिंग वगैरह कहा जाता है कि अब जैसे कि ये बताती है, जैसे हमें ये किस तरह पता चलेगा कि ये वाकया ये जो R नया है ये अल्कोहल वाला ही R है, तो उसमें से फर्ज करें हम ये जो अल्कोहल वाला R है ना ये RCOOR प्लस अल्कोहल वाला जो R है ये वाला फर्ज करो अगर हम यूज करते हैं CH3 वाला कार्बन 12 वाला ही, और ये वाला यूज करते हैं RCOO क्योंकि ROH अल्कोहल है तो ये आम कार्बन है जो 12 वाला होता है, इसमें हम यूज करते हैं कार्बन 13 यूज कर लेते हैं, कार्बन 13 वाला H3OH, तो वो क्या होगा अब जब दोबारा इनका रिएक्शन होगा तो RCOOCH3 ये 13 वाला होगा और इस साइड पे CH3 और H आ जाएगा। तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि ये जो अल्कोहल वाला कार्बन था
वो वाला इसके साथ आकर जुड़ा है एस्टर के अंदर, तो इस वजह से हमें पता इसे एसोटोपिक लेवलिंग वगैरह कहा जाता है। इसी तरीके से एस्टर का वही चीज दोबारा जब एस्टर का रिएक्शन करवाया जाए एस्टर्स का RCOR का R2NH के साथ, R2NH के साथ, तो ये एक अमाइड बन जाता है। जैसे हमने एसिड के इस एसिड हैलाइड में पढ़ा था, उसमें भी जब R2NH के साथ यानी सेकेंडरी अमीन है ये बेसिकली, जब नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो ये अब जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो एसिड हैलाइड ने जब इसके साथ रिएक्शन किया तो तब भी अमीन ये अमाइड बना था। इसी तरीके से एस्टर एसिड एनाइड ने जब रिएक्शन किया था तब भी अमाइड बना था। अब एस्टर जब इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो तब भी ये अमाइड बन रहा है, RCNR2, और साथ में क्या बन जाएगा NR2, और साथ में एक अल्कोहल बन जाएगा ROH, इधर से ये ROH बन जाएगा, और ये एक एसिड एनहाइड्राइड एसिड अमाइड बन गया।